और बड़ी खबर यह कि 3 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा ऋषि के पास चलते। ऋषि, क्या कुछ खास जानकारी? हम यही बात अभी राजेश राज से भी कर रहे थे कि चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो आज ऐलान कर सकता है चुनाव की तारीखों का हिमाचल प्रदेश को लेकर। तारीख कर दी गई है कि आज दोपहर बाद 3 बजे विज्ञान भवन में एक प्रेस वार्ता बुलाई है, जिसका सीधा मकसद है कि जिस तरीके से हिमाचल और गुजरात को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी की हैं, उसको देखते हुए संभवतः इन राज्यों में जो चुनावों की तारीख है उसका ऐलान किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि इन दोनों ही राज्यों में चुनाव आयोग की टीम मुख्य चुनाव आयोग के नेतृत्व में दोनों राज्यों में जा चुकी है। और इससे पहले जितनी भी तैयारियां चुनावों से संबंधित होती हैं, जिसमें के वोटर जो लिस्ट रिवीजन की शुरुआत से लेकर और जो आखिरी दौर की जो यात्राएं होती हैं, जिसमें कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो राज्य की सभी जो चुनाव जो संबंधित जो मशीनरी है, चाहे वो वहां के प्रशासनिक या पुलिस शीर्ष नेतृत्व अधिकारी हों, उनके साथ समन्वय करता है, बातचीत करता है और तमाम ऑब्जर्वर की जो स्थितियां हैं उसको सुनिश्चित करता है कि किस तरीके से वहां पर ऑब्जर्वर्स की तैनाती की जाएगी और कितने वहां पर जो सुरक्षा की जो इंतजाम है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस है, कितनी जरूरत होगी, इन सब का पूरा एक खाका तैयार कर लिया जाता है। और ये पूरी जो तैयारियां हैं वो दोनों राज्यों में चुनाव आयोग के द्वारा पूरी कर ली गई हैं। देखना होगा कि आज चुनाव आयोग दोनों राज्यों में ये ऐलान करता है या अलग अलग ऐलान करता है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था विधानसभा के चुनाव में हिमाचल के चुनाव की घोषणा पहले की गई थी और बाद में गुजरात की। जी ऋषि, ये भी समझना होगा कि अगर इन दोनों ही राज्यों में जब तारीखों का ऐलान किया जाएगा तो कितने चरणों में चुनाव होगा, क्योंकि विधानसभा की जो सीटें हैं वो इस लिहाज से होती है, अगर कम होती हैं तो एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो पर्यवेक्षक है उनका रोल कितना अहम हो जाता है इस पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाने में? देखिए, जहां तक आपके पहला प्रश्न की कितने चरणों में चुनाव हो सकता है, हम जानते हैं दोनों ही राज्य शांतिपूर्ण व्यवस्था से संबंधित रहे हैं। यहाँ पर चुनाव के दौरान किसी भी तरीके की हिंसात्मक घटनाएं देखने को नहीं मिली हैं और खासतौर से हिमाचल तो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण राज्य है और यहाँ पर हमने देखा है 1 या 2 चरणों में और अधिकांशतः 1 चरण में चुनाव कराए जाते हैं। अगर वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां जिस तरीके से हम जानते हैं कि अब मौसम में बदलाव हो रहा है और वहां पर बर्फबारी और इन सबको देखते हुए जो वहां के इंटीरियर के इलाके हैं वहां पर, चूंकि हम जानते हैं कि हिमाचल वो इलाका है, वहां के दुर्गम इलाकों में हमने देखा है कि चुनाव आयोग एक वोटर तक के लिए वहां पर वोटिंग का प्रावधान करते हुए देखा गया है। तो इस लिहाज से वहां पर 2 चरण भी हो सकते हैं। लेकिन गुजरात की जहां तक बात करें, गुजरात का जो ज्योग्राफी है और जो जिस तरीके से विस्तार है, वो हम उसको कह सकते हैं कि 3 भागों में मूलतः गुजरात बटा हुआ है। चाहे वो सौराष्ट्र का इलाका हो, चाहे वो उत्तरी गुजरात का इलाका हो या उनका तटीय इलाका हो या दक्षिण का गुजरात का जो इलाका है, इसमें 2 से 3 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। तो जहां तक सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो ऑब्जर्वर की, जैसे कि आपने पूछा, जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण हो गई और खासतौर से चुनाव आयोग ने जो ऑब्जर्वर्स के जरिए, चूंकि हम जानते हैं कि राज्य की जो प्रशासनिक मशीनरी है वो तो चुनाव आयोग उसका उपयोग करता ही है, लेकिन आयोग के पास जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने से संबंधित जो असीमित अधिकार है, जिसमें वो देश के किसी भी इलाके से संबंधित प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनको ऑब्जर्वर के तौर पर विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में भेज सकता है और भेजता भी रहा है, जिसमें कि पुलिस ऑब्जर्वर की भूमिका अब ज्यादा बड़ी है। खासतौर से जो जब्ती को लेकर जो चाहे वो कैश हो या लिकर हो या फिर ड्रग्स हो और या फिर काइंड के रूप में, जिसमें कि ज्वेलरी और गोल्ड को लेकर चुनाव के दौरान जो इस तरीके के जो अनैतिक तरीके हैं, जिसमें कि आयोग की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो ऐसे में ऑब्जर्वर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और माइक्रो ऑब्जर्वर जो हम जानते हैं, आखिरी जब चुनाव होता है उस समय उनकी भूमिका होती है, तो 3 या 4 चरणों में ऑब्जर्वर्स की भूमिका होती है। और उसमें खासतौर से अब हमने देखा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से संबंधित है, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, जिसको के लेकर चाहे वो कैश का ट्रांजेक्शन हो या इन सब चीजों को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्शन के दौरान उसका मूवमेंट कराया जाता है, उसको लेकर भी आईटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भूमिका बढ़ जाती है। तो इस एक समग्र रूप से देख सकते हैं चुनाव के दौरान सभी अमलों को लेकर चुनाव आयोग जुटता है
और वहां पर अपनी जो उपस्थिति है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने को लेकर सुनिश्चित करता है। जी बिल्कुल। और हमने देखा ना चुनाव आयोग की एक टीम अभी सितंबर की अगर मैं बात करूं तो वो हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर थी, जहां पर फ्री और फेयर यानी कि पारदर्शी तरीके से कैसे निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाएंगे उसको लेकर भी वहां पर बातें सामने आई। खास तौर पर अगर देखा जाए ऋषित, आप तो कई वर्षों से इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस को कवर करते आए हैं, युवाओं को कैसे आकर्षित किया जाए? हर एक विधानसभा का जब भी चुनाव आता है ये फोकस रहता है चुनाव आयोग का कि किस तरह से अलग अलग तरीकों को अपनाकर युवाओं को आकर्षित किया जाए। ऐसा ही हम कुछ देख पाएंगे इस बार विधानसभा का जो चुनाव है हिमाचल प्रदेश में और गुजरात को लेकर। देखिए, जहां तक युवाओं को लेकर, न सिर्फ युवाओं को बल्कि चुनाव आयोग का जो मूल मंत्र है कि कोई भी मतदाता न छूटे, और इसमें उस चुनाव आयोग की जो मुहिम है जिसमें कि जो दिव्यांगजन है या सीनियर सिटीजन है उनके लिए एक तो उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं और उनको युद्ध स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने के जो उनका जो कामकाज है वो देखा जा रहा है स्वीप के माध्यम से। युवाओं की जहां तक बात करें, आपने जिक्र किया, तो युवाओं को लेकर उन्होंने ये बात सुनिश्चित की है। पहले नियम ये हुआ करता था कि 18 वर्ष की उम्र अगर कोई भी मतदाता जनवरी 1 तारीख को किसी भी वर्ष के अनुरूप करता है तब उसको मतदाता सूची में शामिल होने का मौका मिलता था। लेकिन अब आयोग ने उसमें नियमों में शिथिलता देते हुए उसको 3 बार उसको बदल दिया गया है, जिसमें कि वर्ष में उसको 2 से 3 बार उसे अवसर रहेगा कि वो अपनी वोटर लिस्ट में अपने आप को एनलिस्ट करा पाए। और इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है उनके माध्यम से, चूंकि युवा इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा जुड़े रहते हैं। आयोग की भी कोशिश है कि इसके जरिए जो युवा मतदाता हैं उनको जानकारी दी जाए और मतदान की प्रक्रिया में उन्हें ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए। बिल्कुल। और खास तौर पर हमने देखा कि किस तरह से अगर चुनाव को पारदर्शी बनाना है उसको लेकर सख्त कदम तो चुनाव आयोग उठाता ही है। वहीं सी विजिल ऐप की अगर बात की जाए उसका जिक्र भी इस बार जब हिमाचल प्रदेश के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी गड़बड़ी ना हो तो हम कोशिश करते हैं कि सी विजिल ऐप का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। अपनी तरफ से चुनाव आने से पहले कमर कसती हुई चुनाव आयोग इन दोनों ही राज्यों के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सी विजिल का जिक्र किया ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों के बीच में अपनी पकड़ बनाई है। अब लोग सीधे तौर पर किसी भी शिकायत या किसी भी चुनाव संबंधी अनियमितता को आयोग तक सीधे पहुंचाने के लिए न सिर्फ सक्षम है बल्कि हमने देखा है कि सी विजिल ऐप के जरिए तमाम ऐसी चीजें जो कि पहले उजागर नहीं हो पाती थी, आयोग तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी, अब वो सीधे तौर पर देखी जा रही है। तो ये इस तरीके की ऐप के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो आयोग ने युवाओं से और खासतौर से मतदाताओं से जुड़ने का जो मुहिम छेड़ी है उसका प्रतिफल है कि आयोग की जो पहुंच है वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हुई है और अब लोग आयोग से सीधे जुड़ पाने में इन तमाम ऐप्स के माध्यम से सक्षम हो पाते हैं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आज जब 3 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो 3 बजे के बाद प्रेस वार्ता है चुनाव आयोग की, जहां पे संभवतः ये अनाउंसमेंट की जा सकती है डेट्स को लेकर जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिवाली से पहले उम्मीद की जा सकती है कि तारीखों का ऐलान हो जाए क्योंकि तैयारी